नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विस्तार के उलझे तार। और जिस समय हम ये बात आपसे शनिवार को 8:02 के आसपास ये बात आपसे कर रहे हैं, उस वक्त खबर ये भी निकल कर आ रही है कि 2 जून को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार और 1 जून को दिल्ली जा सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बहरहाल ये तो भविष्य के गर्व की बात है कि क्या वाकई ऐसा होगा। नहीं तो राजनीति में चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़, शानदार अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट की तरह राजनीति। लेकिन इतना ज़रूर है कि तार बहुत सुलझे हुए नहीं हैं, पूरी तरह उलझे हुए हैं ये भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन उलझे हुए तो हैं। और उलझा हुआ कौन सा तार नहीं होता सर। जो भी काम आप ज़िंदगी में करते हैं, बहुत कम आपको मसले ऐसे मिले होंगे जिसमें आपको ये लगा होगा कि इनका तार बिल्कुल सुलझा हुआ है। और यहाँ तो कुछ मसले ऐसे हैं, क्योंकि एक तो 22 सदस्य जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, पूर्व विधायक और कुछ पूर्व मंत्री, इन सब का उचित आदर सम्मान और उसी के साथ एडजस्टमेंट। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ये ना हो कि अपने ही लोग छूट जाएं। और ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण 2 रीजन हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड, वहाँ किस तरह से पेचीदगियाँ और तार उलझे हैं। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार पर विंध्य की बात करें तो एक पूर्व मंत्री और 2 वरिष्ठ नेता जो हैं वो दावेदार के तौर पर हैं। जातिगत तार भी उलझे हैं, जातीय समीकरण का भी पेंच विंध्य का फंसा है और विंध्य जातीय राजनीति की धुरी माना जाता है। तो 2 वरिष्ठ विधायक और एक पूर्व मंत्री, विस्तार में विंध्य के ये समीकरण सामने आ रहे हैं। और बुंदेलखंड में भी क्षेत्रीय संतुलन बनाने की जो बात है उसमें भी पेंच फंसे हैं। जिले से मंत्री पद के 4 दावेदार हैं, क्षेत्र के आधार पर 2 को जगह मिलनी है, वरिष्ठों के पक्ष में आला कमान है। और बात करें बुंदेलखंड में तो सिंधिया खेमे से गोविंद राजपूत मंत्री बनाए जा चुके हैं, लेकिन एक ही जिले से 4 दावेदार हैं। क्षेत्र के आधार पर 2 को मौका मिलना चाहिए। यहाँ नेताओं की कार्यशैली और वरिष्ठता को भी नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। इग्नोर किया तो उसके अपने राजनीतिक दुष्परिणाम होते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में, कि भले ही बीजेपी की सीटें कम आई हैं, लेकिन उसके पास ऐसे विधायकों की कमी नहीं है जो 3-3 बार से अधिक चुनाव जीत कर आए हैं। और वो सब ये मान रहे हैं कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण मौका है, क्योंकि फिर 3-4 साल के लिए चूके तो फिर अगला चुनाव, फिर उसको जीतना और फिर मैदान में उतरना। तो कई सारे पेच इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। तो चलिए हम बातचीत की तरफ लौटते हैं। और सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं जबलपुर से कांग्रेस के विधायक संजय यादव जी। बहुत उनका स्वागत करता हूं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आज तो ऐसा लग रहा है कि आप एक्सरसाइज वगैरह करके जिम से सीधे निकल कर, नर्मदा मैया की जय। जी बिल्कुल, जय हो। और उन्हीं के प्रताप से ऐसा लग रहा है कि तो बंदे भैया बिल्कुल एकदम फिट होकर एकदम बैठे हुए हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले यही प्रतिक्रिया आपसे चाहूँगा। मसला आपकी पार्टी का नहीं है, लेकिन फिर भी 2 जून की एक टेंटेटिव डेट कही जा रही है। अभी अगर मगर बहुत सारे रहते हैं, लेकिन आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि विंध्य रीजन के तार भी काफ़ी उलझे हुए माने जा रहे हैं और बुंदेलखंड के तार भी काफ़ी उलझे हुए माने जा रहे हैं। और आप लोगों की भी निगाह है कि जो कुछ भी उसके बाद का समीकरण होगा, जो कुछ प्रसादी प्राप्त होगी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, उस पर आपकी निगाह है कि कई असंतुष्ट हो सकते हैं, तो पकड़ के चलें। क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, महत्वपूर्ण बात यह है, सूत न कपा जुलाहों में लट्ठन बंठा। मलाई शिवराज खा गए, अब छाछ के लिए झगड़ा मचा है। और गर्मी भी ज्यादा पड़ रही तो स्वाभाविक है छाछ के लिए झगड़ा होना ही है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल का विस्तार चुनावी रणनीति से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके पीछे जनता की सेवा भावना नहीं है। अगर जनता की सेवा भावना होती तो कोरोना के संकट काल में इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं किया? जब 5 आप बना सकते थे तो आप पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार तय कर देते। इन्होंने इसलिए उस समय मंत्रिमंडल नहीं बनाया कि इसकी जवाबदारी कोरोना में जो संकट आया है और जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, आपने इंदौर के कलेक्टर या एसपी को बदला
क्यों बदला? क्योंकि वहां कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे थे। ये सब जवाबदारी से बचने के लिए इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार न करके ताकि जवाबदारी प्रशासन के ऊपर डाल दे। जैसे जबलपुर में पुलिस अधीक्षक को बदला, ये राजनीति थी। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। कोई भी मंत्री, स्वाभाविक हो, जो मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे, ये केंद्रीकरण की राजनीति के तहत जातिवाद की राजनीति करना चाह रहे। आप भोपाल, उज्जैन, इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश के क्या स्थिति बनी हुई है, मजदूरों की क्या दुर्दशा की है, इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार मुख्यमंत्री महोदय जी हैं। किस तरह से गेहूं में किसानों के साथ 30-30 रुपए क्विंटल की खरीदी में लिया गया, किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा, किस तरह से कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा। लेकिन जनता की भावनाओं को गिरवी रखकर इन्होंने अब मंत्रिमंडल का विस्तार बनाने जा रहे हैं। चलिए, 2 महीने के लिए मंत्रिमंडल क्यों बना रहे हैं जी? क्योंकि 2 महीने बाद जब सितंबर में, अगस्त में आचार संहिता लग जाएगी, आप 14 दिन का शायद संजय जी, आपके अभिन्न मित्र बीजेपी से 1 महीने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। उज्जैन से डॉक्टर मोहन यादव जी जुड़ गए हैं। आपका अभिवादन मैं उन तक पहुंचा दे रहा हूं। मोहन भैया को एडवांस बधाई जी। तो एडवांस बधाई मोहन भैया को एडवांस में बधाई। मोहन जी, एडवांस आपको बधाई। और 2 जून की डेट है तो इसके लिए और ढेर सारी बधाई कि 2 जून के बाद हम आपको, क्योंकि हर दृष्टि से आप सुयोग्य हैं, ऐसा आपके प्रशंसक और आलोचक दोनों मानते हैं। बहरहाल उसके लिए तो ढेरों शुभकामनाएं। मुस्कुरा दीजिए सर, इस पे तो मुस्कुराना बनता है। वाह। और देखिए, इनके कांग्रेस तो किसी भी, मेरे संजय भाई से व्यक्तिगत मित्र है जी, लेकिन चूंकि दलों की सीमा में अगर हम देखें तो हम सब स्वयंसेवक है। इस नाते से हमको जो जवाबदारी मिलती है हम उसको सहर्ष लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो शुभकामना कांग्रेस की तरफ से आती है तो वो इनका मंतव्य अगर अच्छे भाव में तो ठीक है, कभी कभी टांट में हो तो दिक्कत हो जाती है। तभी मैं देख रहा था कि शुभकामनाएं आ रही हैं और ऐसा भी नहीं है, आपको भाई है मेरे, आप हृदय से प्रतीत हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी मोहन जी तनाव में दिख रहे हैं, बल्कि और चिंतित हो गए कि इनको फिल्टर किया जाना चाहिए, इन पर सैनिटाइजर छिड़कना चाहिए और शुद्ध करके इसके बाद मैं ग्रहण करूं, कुछ इस तरह की भावना देखी। बहरहाल मोहन जी, ये तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन 2 जून का एक टेंटेटिव डेट मानी जा रही है और बहुप्रतीक्षित विस्तार है ये। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के उन विधायकों की आकांक्षाओं का भी विस्तार ये है जो अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा के दम पर, क्योंकि बीजेपी में ये हम सब जानते हैं कि अनुशासन के चलते कोई अपनी बात खुलकर नहीं कहता है और वो अपेक्षा यही रखता है कि संगठन के अलंबरदार प्रमुख नेता उसकी तरफ निगाह रखेंगे और एक ईमानदारी से हुआ मूल्यांकन उसको यथोचित उसकी प्रतिभा का सम्मान करेगा। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी मुख्यमंत्री का अपना मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता तो तनाव तो होता ही है, ये स्वाभाविक बात भी है, राजनीति का सरल सिद्धांत है जी। लेकिन जब ऐसे समय में जब मार्जिन का हिसाब लगाया जाए तो वो बहुत किनारे पर होकर, हमने हाल ही में देखा कि कमलनाथ जी की सरकार के साथ में जो उनकी कार्य पद्धति थी उसमें उनके मंत्रिमंडल की अगर शुरुआत करी जाए कि उनने बाद में निर्णय क्या लिए, उसमें कमजोरी क्या रही, वो छोड़ो, जो शुरुआत से गलती की गई थी कि वो जहां जिन प्रकार का बैलेंस किया जाना चाहिए था वो शुरुआत से उनसे त्रुटि हो गई थी। एक तो कभी आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि कोई राज्य मंत्री नहीं रहेगा, कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं रहेगा, सभी कैबिनेट रहेंगे, क्योंकि उनके पर्टिकुलर किसी न किसी नेता के अपने कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट थे। और इसीलिए जो योग्य लोग थे, जो सीनियर लोग थे, जातिगत समीकरण के या कई और कारण उनके क्षेत्रीय संतुलन के, जो उन्हें नजरअंदाजी की है। भाजपा का स्वभाव नहीं है। भाजपा बहुत काम करती तो सोच समझ के करती है, सबको साथ के चलती है, सबको लेके चलती है। कठिन परिस्थिति वो भी सब आपके सामने है, लेकिन दल का निर्णय करने के साथ साथ हमको प्रदेश का भी निर्णय करना पड़ता है, प्रदेश की व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ता है। इसलिए 8 दिन लगे कि 1 महीना लगे या 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, सवाल समय का, सवाल बैलेंस का है। और आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जब अपने को और बड़ी चुनौती स्वास्थ्य दृष्टि से मिलने वाली है, तो ऐसे में और जरा फूक फूक के कदम रखना कोई गलत नहीं। जी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल समझदारी की है कि फूक फूक के कदम रखना है और सारा खेल संतुलन का है। जीवन भी संतुलन का खेल है और संतुलन अगर खो दिया तो चुनौती है, तो संतुलन बनाए रखना भी एक चुनौती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मैं फिर एक बार संजय जी की तरफ चलता हूँ। संजय जी,
आपकी बड़ी रुचि यानी कांग्रेस की बहुत रुचि रही है मंत्रिमंडल विस्तार 2 को लेकर, क्योंकि इसमें कुछ पुराने मित्र हैं आपके, जिनमें से कुछ तो अभी मंत्रिमंडल में 2 साथी तो आपके हैं ही, मतलब पूर्व साथी, और अब भाजपा में हैं वो, और कुछ और आपके पूर्व साथी जो हैं वो बदली हुई परिस्थितियों और बदली हुई पार्टी के साथ आपको नजर आएंगे। और यही आपकी उम्मीद की किरण भी मानी जा रही है, जो कमलनाथ जी बीते 2 महीने से मध्य प्रदेश में ही और भोपाल में ही डेरा डालकर लगातार स्थितियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी वो हर एक घटनाक्रम पर उनकी निगाह है, उनकी यानी उनकी पूरी टीम की, आप सभी की निगाह है। तो क्या कांग्रेस ये मान रही है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार उसके लिए भी किसी विस्तार का रास्ता खोल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि आने वाले चुनाव में जनता उन्हें आईने दिखाने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी जो मंत्रिमंडल विस्तार कर रहा है, इनको समय इसलिए लग रहा है कि जातिकरण, समीकरण साधना, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये चाहते हैं कि चुनाव में इनको 2-4 सीटें मिल जाएं। ये तो चाहेंगे 24 सीटें, लेकिन जनता इनको आईना दिखाने वाली है कि कोरोना में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री का जो रवैया था जनता के प्रति, मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति, स्वाभाविक रूप से आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। मैं तो मोहन भैया से कहना चाहता हूँ, निवेदन कि महाकाल की कृपा आप पे रहे, कम से कम 2 महीने के लिए आप बने तो कम से कम पूर्व मंत्री का, या हमारे तो 1.25 साल रह लिए थे, वो फिर बनने वाले हैं, कम से कम आपको पूर्व मंत्री का, हमारे एक भाई को पूर्व मंत्री का थोड़ा सा वो लग जाएगा, तो मुझे खुशी होगी व्यक्तिगत आपके लिए, क्योंकि आपका स्वभाव, आपका चाल चलन और आपका के साथ बैठने में जो मजा आया, जैसे शरद जी के साथ मजा आता है, वैसे स्वाभाविक है। मैं तो चाहता हूं कि आप 2 महीने के लिए बन रहे तो ना बने, अगर लेकिन 2 महीने के लिए कैबिनेट मंत्री बना तो दे रहे हैं या शुभकामनाओं के साथ चेतावनी भी दे रहे हैं? क्योंकि जी ये तो मालूम है, मोहन भैया को भी मालूम है, इसलिए सब बड़ी मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन पा रहा। सबको मालूम है कि 2 महीने के लिए पूर्व मंत्री जो नए लोग बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारे आगे पूर्व मंत्री लग जाए। सिर्फ यही कवायद है और कोई कवायद नहीं है, छाछ का झगड़ा है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण की राजनीति करती आई भारतीय जनता पार्टी, जनता के दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं साहब। जब 14 दिन आप लॉकडाउन बढ़ा रहे तो आप 2 महीने के लिए क्यों मंत्रिमंडल बना रहे? इनको मालूम है कि इनके यहाँ फूट है, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जो है, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें कुछ बचा नहीं, संघ का दखल बहुत ज्यादा रहेगा नहीं, क्योंकि जो लोग आए हैं कांग्रेस के, वो संघ के ढांचे में तो नहीं ढले। तो स्वाभाविक रूप से संघ नहीं चाहेगी कि इस तरह के मंत्री बने, या भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो आम कार्यकर्ता है वो भी निराश हताश है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। चलिए, तो स्वाभाविक रूप से ये जनता की भावना को आहत करते हुए छाछ पीना चाह रहे हैं, तो जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। मोहन जी, आपकी आशंका बिल्कुल ठीक थी, तभी आप जो है थोड़े चिंतित और चिंतन दोनों की मुद्रा में थे, और आप कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये पहले पूरा सुन लो इनको। तो ये तो कह रहे हैं 2 महीने के लिए आप बनेंगे मंत्री और बन सकते हैं, और तमाम तरह की बातें। ये बड़ा विचित्र अंदाज है कांग्रेस का, क्या कहेंगे इस पर? एक फिर पटेरिया साहब भी जुड़ गए हैं, शिवनराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी मैं बात करूंगा। जी पहले मोहन जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, कांग्रेस का धर्म निभा रहा है संजय भाई, स्वाभाविक रूप से इनको, इनके मन की आत्मा कुछ भी कहेगी। इनके इतने सीनियर नेता हैं, हमारे अपने कार्य पद्धति से भी बड़े पसंद करने वाला मैं व्यक्ति हूं इनको, लेकिन मजबूरी ये थी कि जबलपुर में, अब आपने सबने देखा है कि जितना बड़ा इनका कद है, उस कद के नाते से कांग्रेस ने इनके संबंध में थोड़ा सा अन्याय किया है। खैर, ये मैं अभी इनके कांग्रेस के अंदर की बात नहीं करता हूँ, बीजेपी की साइड से बोलता हूँ। जो बीजेपी के लिए कह रहे हैं, आपने देखा कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के भाजपा की अपनी कार्य पद्धति है कि अगर एक वोट के कारण से भी सरकार गिरती है तो 1 मिनट के लिए भी सरकार में बने रहना कभी पसंद नहीं करते। और यही कारण है कि आज मोदी जी की सरकार हो, अटल जी की सरकार हो, शिवराज सिंह जी की, लगभग उमा जी से लगाकर 15 साल सरकार रह गई, लेकिन प्रत्येक निर्णय को सोच समझ के करना, प्रत्येक मंत्री के दायित्व का जो निर्वहन कर रहे हैं उनके बारे में पूरा विचार करके बात करना, काम करने के लिए अपनी जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को सामने रख करके जो जरूरतमंद लोग हैं, आम जनता है, उसके लिए विकास का मॉडल के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिलवाना। अब इन सब के लिए जो मैकेनिज्म रहता है वो मूल रूप से हमारा मैकेनिज्म इस बात का है कि हमको जब भी मौका मिलेगा हम हमारे तरीके से काम करेंगे। कांग्रेस हमेशा एक वो गिद्ध निगाह से देखती रहेगी कि ये जिंदा तो जिंदा, मरी लाश को भी छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस का अपना
जी, मैं अपने सौभाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि ये कांग्रेस ने इन्हीं गलतियों के कारण से अपनी सत्ता गंवाई है। कांग्रेस यही कर रही है, जो योग्यता है जिनमें उनको आगे नहीं लाती है। कांग्रेस नई पीढ़ी में विचार नहीं करती, युवा का विचार नहीं करती, क्षमतावान को नहीं देखती। कांग्रेस में जो परंपरागत परिवार है या उद्योगपति है या मैं तो ये सोच रहा था डॉक्टर साहब कि आप कहीं संजय जी को कोई प्रस्ताव देने वाले हैं, जैसा 22 लोगों को पहले दिया गया था, लेकिन आप अभी उसके मूड में दिखते नहीं है, मुझे अभी विचारण के मूड में नहीं दिखते। हो सकता है कि इस मंच पर आप ना कहना चाहें कि संजय जी छोड़िए और आप भी चलिए हमारे साथ, हो लीजिए हमारे साथ। चलिए शिवनाथ पटेरिया जी की तरफ मैं चलूँगा। पटेल साहब, मंत्रिमंडल विस्तार की एक टेंटेटिव तारीख मानी जा रही है, हो सकता है श्रेणी वाली तारीख 2 जून, और ये भी समझा जाता है कि उसके पहले दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और औपचारिक प्रक्रिया जो है वो शनिवार को पूरी की जा चुकी है और अब ये विस्तार होगा। इस विस्तार के क्या मायने बीजेपी के लिए आप देखते हैं और क्या मायने कांग्रेस के लिए देखते हैं? देखिए सरन जी, वास्तव में विस्तार बहुत आवश्यक है। कुल मिला के 5 जो रथी हैं या 5 मंत्री हैं, उनका एक मुखिया है, इनके सारे अगर पूरा 52 जिलों का प्रदेश अगर आप चलाना चाहेंगे तो थोड़ा अन्याय जाती होगी। अब कोरोना थोड़ा सा नियंत्रण में आया है, लॉकडाउन 5 में हम तब तक पहुंच चुके होंगे। मुझे लगता है ये जरूरत है, वक्त की जरूरत है। प्रशासनिक अफवाहों पर अगर आपको नियंत्रण करना है तो घुड़सवार भी आपके पास होने चाहिए। दूसरा, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आप उपचुनाव में जा सकते हैं। उपचुनाव में आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने जो रैंक एंड फाइल है, जो आपके साथ बाहर से आके मिले हैं, कि भाजपा की सरकार भले ही हो, लेकिन सरकार बनी हुई 22 लोगों के कारण से जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो उनकी इच्छाएं, अपेक्षाएं, उनके मनोरथ को आपको पूरा करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आउट ऑफ द कंपल्सन, आउट ऑफ द पॉलिटिकल नेसेसिटी ये सब कुछ होने वाला है, और निश्चित तौर पर आपको बड़ी संख्या में नए चेहरे जरूर आपको देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स बाहर जाते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार आपको दिखाई देगी। जी, तो ये आपका कहना है कि कुछ चेहरे आउट ऑफ बॉक्स जाके भी नज़र आ सकते हैं और जो चौंका भी सकते हैं। तो क्या ये चौंकाने वाले चेहरे मध्य प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देंगे, और क्या बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति को बहुत गहराई तक प्रभावित करेंगे? और क्या ये भी प्रश्न होगा, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर मोहन यादव का चेहरा और चमकने लगा है, रोशनी भी इस पर अच्छी खासी पड़ रही है। तो ये तो बढ़िया बात है, तो इसका मतलब है कि परिवर्तन की शुरुआत तो हो रही है, और डॉक्टर साहब की ये मुस्कान भी इस बार की बड़ी गहरी है। डॉक्टर साहब, ये जो नए चेहरे सामने आएंगे, क्या हम मानेंगे कि ये चेहरे जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी काफी हद तक प्रभावित करेंगे, असर डालेंगे जाहिर तौर पर उस पर? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास में भाजपा की विचारधारा में जब कभी कोई जुड़ता है तो वो सदा सदैव के लिए हमारे लिए हो जाता है, और अगर नहीं पच पाता तो वो 1-2 साल से ज्यादा टिक नहीं पाता, वो अपने आप रास्ता बना लेता। ये अपनी हमारी संगठन की एक पद्धति है। हमने सबने देखा कि हमारे अपने प्रारंभिक काल से, जनसंघ के समय से जो लोगों ने भाजपा को अपनाया, तो अंततम वो ऐसा लगा कि जैसे पानी और दूध का अंतर जैसे मिट जाता है, या किसी और शक्कर और दूध में जिस प्रकार से मिठास आ जाती है, उतना विचारधारा को परिपक्व तरीके से लेने वाले लोग आते हैं तो वो आनंद देते हैं। हमारे बीच में राजमाता जी आई, राजमाता जी ने आकर के अपना पूरा जीवन लगा करके पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया। मूल रूप से कहां से खड़ी होकर आई थी, हमारे से छिपा हुआ नहीं। तो आने वाले लोगों ने आकर के पार्टी में कितना योगदान दिया, किस प्रकार से काम करके खड़ा करा, ये राजनीतिक विचारधारा न होकर के समाज सेवा और राष्ट्र सेवा करने वाला लोगों का संगठन है। इस नाते से इनकी अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं होता। तो व्यक्तिगत एजेंडा नहीं होने से, चूंकि सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से शुद्ध समाज सेवा के साथ में देशभक्ति का जो पाठ पढ़ाया जाता है, उसी का परिणाम निकलता है कि हर बात में अंततः भारत और भारत के लोगों की भलाई के साथ कदम से कदम मिला के चलना। और ये सरल भाषा में भारत माता की जय करके हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो जिस प्रकार की रचना बन रही है, ये विस्तार के मामले में भी उसी प्रकार के एंगल ले रहे हैं। अब जिनको जो सोचना, चूंकि राजनीतिक उठापटक की दृष्टि से कांग्रेस हमेशा उसी एंगल से देखती आई है। ये तो अलग बात है कि कांग्रेस में वो जो बुजुर्ग लोग हैं वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, अन्यथा इनमें भी लोग अच्छे योग्य लोग हैं, काफी लोग हैं। डॉक्टर यादव, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। बनाया था, क्यों नहीं बना रहे, पता नहीं क्या कारण है। अपोजिशन में बना तो सरकार में मत बनाओ। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। ये ना तो पक्ष का नेता पक्ष का छोड़ पाए, ना प्रतिपक्ष का नेता छोड़ पाए, ना प्रदेश अध्यक्ष छोड़ पाए,
परंतु कांग्रेस क्या किस रास्ते में जाना चाहती है? डॉक्टर साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि हमारे साथ जो चलते हैं, जो सुपाच्य स्वरूप में चलते हैं, वो बिल्कुल साथ चलते नहीं तो 1-1.5 साल में छिटक जाते हैं। हम अपेक्षा करेंगे कि ये नया जो समूह है ये बहुत बिल्कुल आपके सुपाच्य समूह की तरह साबित हो और बहुत अच्छे से आपके लिए सुपाच्य हो, आपके साथ रीति नीति में रच बस जाए। इसी प्रश्न को मैं पटेरिया साहब की तरफ ले चलूँगा। पटेल साहब, ये बात मोहन जी ने बिल्कुल ठीक कही है कि जो भी छिटकता है बीजेपी से वो 1-1.5 साल में छिटक ही जाता है और कुछ छिटकने वाले नेताओं को हमने देखा भी है कि वो छिटके, उनके अपने अपने कारण हैं छिटक जाने के। और ऐसी भी आशंका जताने वालों की कमी नहीं है कि इन 22 लोगों में 1, 2, 3 कुछ ऐसी संख्या भी सामने आ सकती है जो छिटकने वालों की संख्या हो। और छिटकना राजनीति का एक शरद जोशी होते तो बहुत बढ़िया इस पर लिखते कि छिटकना राजनीति की एक बड़ी अहम कला है और ख़ासतौर से कई बार छिटकना हर दृष्टि से उचित और मुफीद भी होता है। आपको क्या लगता है कि ये छिटकने वाली प्रजाति के कुछ सदस्य हो सकते हैं इस समूह में? निश्चित तौर पर मुझे लगता है 22 लोगों में भी होंगे जो मंत्री बनेंगे, जो नहीं बन पाएंगे वो अपने पीछे का रास्ता देखने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इतना जल्दी कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा वक्त लगेगा, सारी चीजों में हो सकता है 2-4 साल 5 साल का साइकिल भी लग जाए। राकेश सिंह चौधरी को आप देख सकते हैं, वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके भाई विधायक बने, वो खुद ताकतवर एक नेता बने और फिर कांग्रेस में पहुंच गए। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण है दोनों दलों में। तो मुझे लगता है साइकिल थोड़ा लंबा भी चल सकता है, हो सकता है शॉर्ट टर्म हो। कांग्रेस कोशिश करेगी कि जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करे, लेकिन इसे कहते हैं राजनीति में आपको धैर्य और दर्शन दो का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। धैर्य अगर आप नहीं रखेंगे तो राजनीति लंबे नहीं टिक पाएंगे, और दर्शन यानी आपकी आइडियोलॉजी नहीं है तो आप बहुत लंबे समय तक किसी दल में नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ में, लीडर के साथ कमिटमेंट से आए हैं, तो मुझे लगता है थोड़े दिन टिकेंगे जरूर। तो एक बार थोड़े दिन टिक गए तो जैसे लड़की विदा होकर आती है, ससुराल में आती है तो ससुराल के होकर रह जाती है, कोई एक आध तलाक हो जाता है। तो मुझे लगता है ये सब जो लोग आए हैं लंबे समय तक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में रहेंगे, और भाजपा की यही विविधता है। आप याद करिए देश में बिल्कुल भारतीय जितने सांसद हैं उसमें लगभग 30 से 40-50 सांसद हैं जो दूसरे दलों से आए हैं। तो भाजपा अब बदल गई है, भाजपा एक उस नदी की तरह हो गई है जिसमें बहुत से जल स्रोत मिला करते हैं। गंगा मैंने जानबूझ के नहीं कहा, तो मुझे लगता है एक जल स्रोत की तरह है, बड़े विशाल जल स्रोत की तरह है, वे छोटे छोटे जल स्रोत अपनी अंजलि से आहति देते हैं, अपनी धार से आहति देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसमें वो धड़ा जो सिंधिया जी के साथ आया है उसकी निष्ठा को लेकर चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उफनते हुए नदियों की तरह चले आए हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो बड़ी आसानी से इधर उधर भी हो सकते हैं, और कांग्रेस शायद उसी पर उम्मीद लगा रही। बहुत कम वक्त है संजय जी मेरे पास, लेकिन कहा यह जाता है कि युद्ध में जब आप उतरते हैं तो अपने बाहुबल पर ही विश्वास करिए। प्रतिद्वंदी की कमज़ोरी पर बहुत हद तक निर्भर रहकर अगर युद्ध में विजय के इरादे से उतरते हैं तो वो बहुत अच्छी रणनीति नहीं मानी जाती है। तो अब आपकी दृष्टि, आपकी सोच में आपका बाहुबल यानी आपकी अपनी स्ट्रेंथ, कांग्रेस की अपनी शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्या यही रणनीति होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं पटेरिया जी को सादर प्रणाम करते हुए उनकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि घुड़सवार की जरूरत होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2 महीने से घुड़सवार कहां थे जब कोरोना का संकट काल था। मोहन भैया ने प्रेमचंद गुड्डू जी की बात को लेकर बोला कि भारतीय जनता पार्टी में जो नहीं रह पाता, तो जो मरे सांप आप गले में लटकाओगे तो मरे सांप कितने दिन रखोगे? स्वाभाविक है मरे सांप ज्यादा दिन तक गले में नहीं लटका सकते लोग, और ये 22 जो लोग हैं वो जीतने वाले हैं नहीं, और हम लोग उनको वापस लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब सांप मर जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के गले में डाल देते हैं हम लोग, तो वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी अपनी लटका के घूमे। वो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में आजादी नहीं है। आज भी वो अपने कार्यकर्ता को या नेता को गुलाम बना के रखना चाहती है, उसको बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। वो जो कांग्रेस की विचारधारा में रहा हो, क्योंकि कांग्रेस आजादी की पार्टी थी, आजादी के आंदोलन की पार्टी थी, कांग्रेस के लोगों को अपनी बात हक रखने का, सार्वजनिक बोलने का अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। एक निवेदन जरूर मैं चलते चलते आप दोनों मित्रों से, बहुत ही समझदार, संजीदा और राजनीति के मोर्चे पर अपने तीखे और प्रतिबद्ध तेवरों के लिए पहचाने जाते हैं। राजनीति को संवादों की दृष्टि से
बॉलीवुड की किसी यथार्थवादी फिल्म के नज़दीक मत ले जाइए कि वो संवाद जो बड़े चुभते हैं और सुनने के बाद एक सन्नाटा भी पैदा कर देते हैं। बहुत समृद्ध भाषा है हिंदी, बड़े प्रतीक हैं व्यंग के, कटाक्ष के, बड़े मुहावरे हैं चुटीले कटीले, उनको लेकर आगे बढ़ते रहें हम सब लोग। फिर देखिए, ज्ञानचंद बनने की कोशिश कर रहा हूं तो क्षमा कीजिएगा, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत विज्ञ हैं, ज्ञानवान हैं, मेरा ये दायित्व तो नहीं है कि ये चीज़ मैं कहूं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जंग काफ़ी कड़वाहट की तरफ बढ़ चुकी है और जिस तरह की भाषा का उपयोग मैं निरंतर देख रहा हूँ बीते 2-3 महीनों से, वो भाषा चौंकाती भी है, परेशान भी करती है, लेकिन वो दिलों तक ना पहुँचे, ज़ुबान तक ठीक है, दिलों तक ना आए वो। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।